ये आपका क्वेश्चन था, आपका डाउट था आज का कि फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। ऐसे ये क्वेश्चन मुझसे वैसे सॉल्व हो गया बाद में, पर एक डाउट है इसमें, आप एक बार एक्सप्लेन करोगे या फिर मैं बता देती हूँ, आप उसको बताओ। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी डाउट है तो आप पूछो, मैं जी बिल्कुल डिस्कस कर देता हूँ। जैसे इसमें ने इम्पल्स पूछा था, तो हम्म। फिर इम्पल्स बेसिकली आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया, तो फिर मास इतने दे रखा है, और मैंने इसमें करा था कि मैंने जैसे वेलोसिटी निकाली, हम्म। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे कि 2/4 करके तो 0.5 आई थी, उसको बिल्कुल। मैं करा था, बट वो उससे कुछ हुआ नहीं था क्योंकि वो वेलोसिटी जो है टोटल वेलोसिटी निकल रही है। हम्म। और फिर मैंने करा जैसे कि 200 है, 200 इंटू फाइनल वेलोसिटी एज इन फोर्थ पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी है वो निकाली, हम्म। माइनस जीरो पे तो है ही जीरो, तो फिर वैसे करके निकला, बट वो सेम ही आंसर आया। पर फिर मैंने इसमें देखा कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है कि जैसे कि सेकेंड पे जैसे 2 सेकेंड्स जब हो गए तो उस पॉइंट पे वो हम्म। पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, उसके बाद 4th सेकेंड पे वो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, फिर ऐसे ही 2 सेकेंड्स के इंटरवल पे वो चेंज आ रहा है, इस वजह से उसका जो टाइम इंटरवल निकला वो 2 सेकेंड निकला। राइट। तो आपको मेजर यहाँ पे कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में ये लग रही है कि आपने इस ग्राफ के बेसिस पे कैसे इसके रिजल्ट को फाइंड आउट किया। हाँ, इस ग्राफ के बेसिस पे मतलब वो तो बाद में देखने से समझ आया कि उसने ये बोला कि जिस 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 सेकेंड पे आपका वो चेंज हो गया डायरेक्शन, और वो जो जितने सेकेंड्स में चेंज हो गया वो कांस्टेंट रह गया 2 सेकेंड का उसमें, तो राइट। इस वजह से उसकी टाइम इंटरवल 2 सेकेंड निकल। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने यहाँ पे मतलब हर तरह से तैयारी करके देख ली, आपने अटेम्प्ट भी करके देखा। देखो, बेसिक चीज़ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल between two consecutive impulses received by the body। तो ऑब्वियसली देखा जाए कि अगर 0 से 2 सेकेंड के लिए देखा जाए ये वाली पोजीशन, तो 0 से 2 सेकेंड की बात अगर करूं मैं, तो 0 to 2 सेकेंड के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये इंक्रीजिंग है। हाँ हाँ हाँ, 0 to 2 ठीक है। और वहीं मैं अगर बात करूं 2 से 4 सेकेंड के लिए मैं बात करूं, तो ये निगेटिव ग्राफ है, स्लोप इसकी निगेटिव है, मतलब 2 to 4 सेकेंड की बात करूं तो ये निगेटिव है। लेकिन यहीं पे टाइम की बात की जाए तो टाइम तो निगेटिव होता नहीं है, तो टाइम सीधा इंक्रीज होता जाएगा, हाँ है ना। पहले 0 to 2 के लिए था, फिर 2 से 4 के लिए हो गया, तो टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जैसा आपने यहाँ पे बताया कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, बिल्कुल सही बात आपने की है। चेंज इन मोमेंटम होता है, इसका मतलब मैं ये कहूँ कि भाई अगर मास मान लो, जो मास और वेलोसिटी होती है, ठीक है, मास तो फिक्स है बॉडी का, 500 ग्राम्स का है, हाँ हाफ के जी का है, तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब फाइनल और माइनस इनिशियल कर ले। हाँ, फाइनल तो ठीक है, मैं फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर लेता हूँ। तो फाइनल मतलब एम तो कॉमन मतलब हो ही जाएगा, बस v फाइनल। एम वी टू लिख देता हूँ, एम वी वन लिख लेता हूँ, हाँ ऐसे कर लेते हैं। तो फाइनल माइनस ये इनिशियल हो गया। लेकिन एम वी टू क्या होता है? वी टू मतलब चेंज इन पोजिशन विद टाइम होता है ना। चेंज। मतलब अगर कहा जाए पोजीशन में डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन x2 का है। हाँ, dx में dt वैसे भी वेलोसिटी dx में dt होती फिर है। दूसरे के लिए भी तो वही बात होगी ना। हाँ, दूसरे के भी होती तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, हमें इनिशियल और फाइनल की पोजीशन देखनी होगी हर हाल में, क्योंकि ये कंसेक्यूटिवली अगर फर्स्ट वाले 0 to 4 सेकेंड के लिए ये मूव कर रहा है, तो 4 से 6 के लिए और 6 से 8 के लिए भी वही इसका रोल है, 8 to 10 और 10 to 12 के लिए भी सेम रोल है इसका। तो मैं इतने सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बजाय मैं चाहूँगा कि एक पे ही डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में निगेटिव है। ठीक है, तो पहले में पॉजिटिव 0 to 2 सेकेंड के लिए और 2 से 4 सेकेंड के लिए दे रखा है, तो टाइम इंटरवल तो 2 का ही रह रहा है ना।
टाइम इंटर अब मेरे से क्या पूछा गया है, मेरे से तो टाइम के लिए पूछा गया है ना, कितने टाइम इंटरवल के लिए आप देख रहे हो। फिगर shows the position xt graph of one dimensional motion of a body 500 ग्राम, what is the time interval between two consecutive impulse। तो impulse की ही बात कर रहा हूँ मैं, और इसके बीच का अगर एक और v2 और v1 के बीच की जो consecutive टाइम ड्यूरेबिलिटी है वो 0 to 2 सेकेंड की है, क्योंकि वो पॉजिटिव के लिए भी 0 to 2 सेकेंड के लिए और नेगेटिव के लिए भी 0 to 2 सेकेंड के लिए है। और सर अगर यही चेंज हो जाती जैसे पॉजिटिव के लिए 0 to 2 है और नेगेटिव के लिए 2 to 6 या 7 हो जाती, मतलब 2 की रहती, तो फिर हम उसे डिफरेंशिएट करके फिर जो आंसर आता है वो। हाँ बिल्कुल वैसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो ये इसका मतलब है ये जो इम्पल्स रही है, इस इम्पल्स को देख के तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो इम्पल्स रही होगी इसमें जो एक डायरेक्शन रही होगी शुरू में, जो मान लो कि एक वॉल है, मैं एक इस तरह से एज्यूम करता हूँ कि मान लो कि एक वॉल है आपकी, और इस वॉल पे जैसे बॉल स्ट्राइक करती है, बॉल इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, मास और जिस वेलोसिटी के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस रिवर्ट हो रही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मास में तो कोई चेंजेस आना नहीं है, है ना। तो इसका मतलब है कि जितना टाइम इसमें शुरू में आपने इसके लिए लिया था 2 सेकेंड का, 0 to 2 सेकेंड इसको आके स्ट्राइक करने में लगा, और फिर उतने से 2 से 4 सेकेंड इसको वापस बाउंस बैक होने में लगा होगा। तो एक बात और भी जाहिर है यहाँ पे, देखो ये बाउंस बैक तो हो गया, इसका मतलब ये जो कॉलिजन रहा होगा ये एक परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का एक एग्जांपल है। इसको पहले मैं क्वेश्चन में आपके लिए रीड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। फिगर शोज xt और yt ग्राफ, ठीक है, एक xt ग्राफ है, ये पहला वाला जो फिगर है इसमें xt ग्राफ है a वाले में, और b वाले में yt ग्राफ है। डायग्राम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशंस, द पार्टिकल्स हैज अ मास ऑफ 500 ग्राम। देखिए इस पार्टिकल का भी मास जो है 500 ग्राम दिया हुआ है। तो पूछा गया है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स क्या काम करेगा पार्टिकल पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ सर, मुझे ये नहीं समझ आया इसमें फोर्स निकालेंगे कैसे। हाँ तो क्या लग रहा है आपको, अगर इसको सॉल्व करने आपको बोला जाता तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करते? मुझे अगर ये सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, मतलब जो मैंने करा था, पहले तो मैंने देखा फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले वेलोसिटी निकाली, फिर वेलोसिटी निकाल के कुछ फायदा उसका निकाली मुझे, क्योंकि फिर फोर्स अगर आप मैंने वो भी ट्राई करा कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने 2 पॉइंट पे कंसीडर करनी, जैसे बी वाले ग्राफ में 0 सेकेंड पे और 2 सेकेंड पे, तो और उससे एक्सेलरेशन आ गया, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन करके, मतलब आपसे समझ गए मैं a इज इक्वल टू v फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होता है ना, तो वो चीज करके फिर इनटू मास करके करा, बट आया नहीं। और फर्स्ट वाले में तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इसमें क्या ट्राई। ओके कोई बात नहीं, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, समझ लेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट वाला ग्राफ आप देख रहे हो xt ग्राफ, तो इस xt ग्राफ में जो मतलब आपका फिगर, पहला फिगर है फिगर 1, इस फिगर ए में जो आपका ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने तो बहुत बार स्टडी किया होगा, y इक्वल टू mx प्लस c का इक्वेशन होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो आपका ये बताता है कि x और t जो है वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे होंगे, मतलब x इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे t के इक्वल है फर्स्ट वाले ग्राफ में, क्योंकि जिस रेशियो में आपका x इंक्रीज हो रहा है, देखो ना आप, जिस रेशियो में आपका यहाँ पे ये देखो t जिस तरह से जिस रेशियो में जा रहा है उसी रेशियो में x भी जा रहा है, जिस रेशियो में बिल्कुल यूनिफॉर्म ही है, ठीक है ना। तो x और t बिल्कुल, इसलिए दोनों को मैंने यहाँ पे इक्वल किया हुआ है। मतलब जैसे अगर हम
फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड पे 1 मीटर डिस्टेंस है, सेकंड पे 2 मीटर डिस्टेंस है, तो इसमें x इक्वल टू d। राइट। और नॉर्मली आप जब इस तरह की बात होती है तो जैसे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i ओम्स लॉ का ग्राफ भी तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया करते थे, हाँ तो वो भी तो ऐसा ही होता था, v वर्सेस i का ग्राफ। इसमें ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का काम मतलब यूज कहाँ पे आया, y इज इक्वल टू mx प्लस। अभी दिखेगा हमें, अभी दिखेगा। तो अब आपने क्या किया यहाँ पे, और फिगर 2 की बात कर लेते हैं। फिगर 2 जो है ना, ये एक थोड़ा कर्व ग्राफ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पैराबोला की तरह है। हाँ तो ये पैराबोला का जो तो y इक्वल टू xt स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, तो y इक्वल टू टी स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ d स्क्वायर। सही है ना। हाँ अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे देखना है यहाँ पे एक पार्टिकल हैज ए मास दी हुई है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स क्या लग रही होगी अगर पार्टिकल का एक पोजीशन इस तरह का xt ग्राफ और yt ग्राफ दिया हुआ हो तो फोर्स के लिए मुझे तो एक्सेलेरेशन जानना एक्सेलेरेशन के बारे में जानने जरूरत होगी ना। हाँ तो ये तो पोजीशन है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पे dx/dt कर रहा हूँ, और इसका भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये 1 मिलेगा मुझे। अगर वापस से और ये 1 जो है ना, ये आपको मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, देखो क्या, vx मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ठीक है। ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, कहीं इधर उधर गुम ना हो जाए, सही है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा आपके पास जो है y इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा ना आपको। हाँ तो ये लो आप लिखो इसको dy/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t। 2t। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के इक्वल हो गया, ठीक है ना। वेलोसिटी अलोंग, ये अच्छा हाँ 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 y एक्सिस के लिए मिल गया, एक हमारा x एक्सिस के लिए मिल गया, एक हमारा y एक्सिस के लिए मिल गया। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, मुझे फोर्स की बात मैं करना चाहता हूँ, मुझे तो इससे काम होगा नहीं अपना, हाँ। क्योंकि फोर्स के लिए एक मिनट एक कंफ्यूजन है इसमें। आपको ये कैसे पता चला कि जैसे हमने dx/dt इक्वल टू 1 करा तो वो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है? नहीं, ये वेलोसिटी है बस, मैं ये नहीं कर रहा x एक्सिस में, चूंकि ये x के लिए दिया हुआ है इसलिए मैं v x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये y एक्सिस के पोजीशन के लिए दिया हुआ है इसलिए मैं y एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा कुछ वैसे मीनिंग नहीं है कि वो अलोंग x एक्सिस? नहीं नहीं, अलोंग x एक्सिस या y एक्सिस नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे फोर्स की बात कर रहा हूँ तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मतलब एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा इसको। हाँ हाँ तो चलिए फिर मैं ax से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, ये कि d²x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। और अब इसका ये जो हमारे पास क्या है 1 है, मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा 1 का, d², यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको d² नहीं, यहाँ पे आप d अपॉन dt² में नीचे में कर देता हूँ dt², ठीक है। और ये 1 यहाँ पे लिखोगे आप। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, समझना बात को, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, डबल डिफरेंशिएशन। अब फिर से आप नहीं जीरो हो जाएगा ये तो। बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई ना। इस केस में, ये वाला जो केस है इसमें एक्सेलरेशन क्या है आपका, जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात। तो अब नेक्स्ट वाले के लिए भी करके देखें क्या, नेक्स्ट वाले के लिए फिर- t हो जाएगी। हाँ फिर से मुझे डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ना नेक्स्ट वाले के लिए भी। हाँ नेक्स्ट वाले के लिए भी करना पड़ेगा और हाँ, तो- वापस से करके खाली t हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वाले का करके देख लेते हैं एक बार। ये आपका ay से मैं इसको लिख रहा हूँ, ay इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ d² अपॉन dt², और इस बार यहाँ पे क्या है dt, 2t है, 2t है तो t खाली तो 2 रह जाएगा।
हाँ सॉरी 2 रह जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका ए वाई। हाँ हाँ तो अब यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है। और अच्छा तो ये हो जाएगा एक फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। एफ इक्वल टू, अभी मैं निकाल रहा हूँ, एफ इक्वल टू कितना होगा, एम इंटू ए। m into a तो 500 ग्राम की। नहीं, अभी फोर्स, नेट फोर्स हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। नेट फोर्स कहने का मतलब देखो, दोनों की ऐड करके एक्स स्क्वायर मतलब फोर्स एक्स और प्लस एफ वाई के स्क्वायर के इक्वल। और फोर्स x स्क्वायर की तो सिर्फ 0 होगी ना। हाँ बिल्कुल, जीरो होगी, और दूसरे वाले पे काम करेंगे फिर हम। हाँ दूसरे वाले में। तो अच्छा नेट फोर्स निकालनी होगी। बिल्कुल, ये जीरो का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। ऐसे तो मैं एक साथ लिखूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, एफ इक्वल टू एम ए एक्स ऐसे करके लिखता हूँ, समझ में आएगी बात। एम ए वाई ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और इस दोनों की स्क्वायरिंग है, होल की स्क्वायरिंग है। हाँ क्लियर, क्लियर है। अंडर रूट, बिल्कुल। ये तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जीरो है, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। और मास कितना है, तो मास हाफ के जी है, तो 0.5 लिख रहा हूँ, और एक्सेलरेशन को 2 कर रहा हूँ, इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। मल्टीप्लाई करके, 1 और टोटल आंसर भी 1। बिल्कुल सही बात, 1 हो गए तो 1 न्यूटन हो गया ना, हाँ 1 न्यूटन 1 न्यूटन हो गया, तो ठीक है। फोर्स, नेट फोर्स इसका मतलब आपने निकाल लिया 1 न्यूटन का। और ये सिर्फ किस एक्सिस में, मतलब देखा जाए तो जो वाई के अलोंग, तो वाई के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है ना आपको, हाँ y के अलोंग देख रहे हैं तो फिर तो आपका एक्स तो जीरो है, तो पूरा का पूरा मतलब फर्स्ट वाला आंसर मुझे तो लग रहा है, और तो कोई नहीं लग रहा। हाँ सही है, सही है। तो बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आपका जो डाउट है, रॉकेट इज गोइंग अपवर्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, रॉकेट है तो ऊपर ही जाएगा, हाँ है ना। किस एक्सेलेरेशन से जा रहा है, विद एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है। अ मैन सिटिंग इन इट feels his weight increased 5 times, oh my god, his own weight। तो ऑब्वियस सी बात, देखो जब ऊपर की तरफ जाता है, जैसे लिफ्ट होता है ना, अगर कुछ एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें आदमी अगर उस लिफ्ट पे खड़ा है तो उसको लगेगा कि उसका वेट बढ़ गया है, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो फिर उसके वेट में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो ये आदमी जैसे ही बैठा हुआ है और रॉकेट जैसे ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलरेशन से जा रही है, तो उसको उसने फील किया कि उसकी वेट जो है 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। इफ द मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द मैन इज 1 into 10 power 4 kg, how much force is being applied by rocket engine? रॉकेट इंजन कितना फोर्स लगाएगा, जबकि जी की वैल्यू कह रहा है कि आप वही ले लो, ठीक है। ऑप्शन भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन में। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने के पहले ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया इसको। मैंने सोचा कि जैसे अगर उसका ऑन अर्थ जो वेट है, अगर वो mg लिया, फिर उसने बोला कि 5 टाइम्स इज ओन वेट, तो मैंने फिर 5 mg कर दिया, बट वो गलत है क्योंकि उससे आया नहीं। इसका एक्चुअल में जो मैंने एक्सप्लेनेशन देखी उसके अकॉर्डिंग होगा कि वो 5 टाइम्स ऑफ उसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो, बट 5 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों होगा सर, क्योंकि अर्थ पे तो अगर उसका वेट हम mg लेंगे ना, तो अगर वो कह रहे हैं कि उसका 5 टाइम्स हो गया तो वो 5 टाइम्स ऑफ mg होना चाहिए। तो उससे तो जो सॉल्व करा उससे तो आंसर मेरा 10⁵ आना था शायद, खाली मतलब ये ना ऑप्शन भी नहीं, तो फिर वो गलत आया था, तो इसलिए समझ नहीं आया क्यों। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक रॉकेट ले लेता हूँ मैं, जैसे दिखाता हूँ आपको। तो मान लो कि ये एक यहाँ पे इस तरह का
ये ऐसा रॉकेट बना दिया मैंने। अब ये रॉकेट में जो भी आदमी बैठा हुआ है ना, चाहे जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको बैठा दिया है हमने, ठीक है। अब ये जब बाहर था ये आदमी, तो इसका वेट mg था सरफेस पे। हाँ ये रॉकेट अगर रेस्ट में था तो इसका वेट mg था। लेकिन अब जैसे ही रॉकेट मूव करना शुरू किया, रॉकेट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, ऊपर की तरफ, तो वैसे केस में ये बोल रहा है कि इसका वेट जो है 5 टाइम्स से इंक्रीज कर गया। जैसे लिफ्ट में होता है, मैंने बोला भी आपको, जैसे लिफ्ट में होता है वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब उसके लिए क्या है कि ये mg तो नीचे लग रहा है, और इसके साथ साथ एक इसका रॉकेट का एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है ना। रॉकेट अपने रॉकेट तो अपने एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, और नीचे लेकिन ये जो आदमी पे जो लग रहा है एक्सेलरेशन, वो अपोजिट डायरेक्शन में। ये नीचे लग रहा है। हाँ तो एक्चुअल में mg और इसका बढ़ा हुआ वेट जो है mg प्लस ma करके है। उस आदमी का जो बढ़ा हुआ वेट है तो mg प्लस ma करके इसका वेट है, और यही यहाँ पे आपको इक्वेशन में यही हेल्प करेगा आपको देखने में कि अच्छा mg प्लस ma है तो ऐसा वेट है, और यही जो है दिस वन माइनस mg, ठीक है। जो माइनस mg। हाँ, ये मैं समझा रहा हूँ, ये तो इसका रेस्ट वाला वेट था ना, हाँ रेस्ट वाला वेट था। लेकिन जब वो ऊपर चलना शुरू हुआ तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, और उसके mg को मैंने माइनस कर दिया, मतलब जो एक्चुअल रेस्ट वाले में था उसको माइनस कर दिया, अब तो मोशन में है, तो ये तब जाके ये 5 टाइम्स ऑफ mg हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन। उसका एक्चुअल में जो है वो मतलब आपने बोला जैसे ऊपर mg प्लस ma मिलाकर हो गया, तो और माइनस उसका एक्चुअल में जो है वो माइनस सब टैप क्यों करना है, मतलब वो एक्चुअल में भी तो है ही ना, उसका एक्चुअल में जितना था प्लस उसमें जितना बढ़ गया वो ही रहेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को समझना है आपको। ये जो वेट होता है ना, एक्चुअल में मैं बोलूँ कि ये कौन सा वेट है, तो एक तरह का रॉकेट के केस में ये एक सूडो फोर्स होता है। हाँ ये सूडो फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पे इस दोनों को मुझे इंक्लूड करना पड़ता है। सूडो फोर्स तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि रॉकेट क्या होता है कि ऐसा नहीं कि रॉकेट धीरे 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 ऊपर जा रहा है, वो इंस्टेंटली मतलब स्टार्ट कर देता है जाना। तो उस केस में रॉकेट पे ये सूडो फोर्स लगता है, ठीक है ना। ठीक है, पर फिर ये mg इसमें से सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? हाँ, वो सूडो फोर्स के सामने ये mg जो है, ये इसका एक्चुअल वेट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा ओवरऑल जो 5 टाइम्स वेट है पूरा का पूरा सूडो फोर्स ही है, इसलिए मैंने इसके एक्चुअल वेट को इससे माइनस किया है। अगर हम एक्चुअल वेट को इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? नहीं तो फिर देखो, तो आप ये नहीं कर सकते ना, अगर आप माइनस नहीं कर रहे तो आप क्या लिखोगे, ma इक्वल टू 5 mg, है ना। तो ma इक्वल टू 5 mg मतलब ये ma क्या है, ma तो आप इस आदमी का मास है और इसका ये एक्सेलरेशन है, हाँ और इसको आप सीधा बोल रहे हो 5 टाइम्स mg, लेकिन सूडो वाला बात तो हुआ नहीं। अच्छा। तो सूडो की बात नहीं हुई तो हमें तो इग्नोर करना पड़ेगा ना सूडो वाले मैटर को, और यहीं पे ये क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाता है फिर, ठीक है। तो अब जब आप इसको करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपकी mg और mg कैंसिल हो गई, तो ma इक्वल टू कितना हो गया, 5 mg। अब आप a इक्वल टू कितना हो गया, 5 g, और g कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, हाँ तो 5 इंटू 10 कर दूं मैं, 5 हाँ, तो कितना आ जाएगा। अगर अभी तो मुझे काम करना है ना, इसमें मास भी तो देखना है ना। हाँ वही मास भी देखना है, पर तो मास कितना दिया हुआ है, मास आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 इंटू 10 पावर 4 kg का। फोर्स निकाल लिया। अच्छा मैं तो सॉरी, हाँ तो फोर्स तो ये
F इक्वल टू ma निकाल लें अब। हाँ तो 1 इंटू 10⁴ इंटू एक्सलेशन आपने निकाल लिया है 5g का। हाँ तो 5 इंटू जी मतलब 5 इंटू 10 करोगे, 5 इंटू 10 पावर 5 इतने न्यूटन का फोर्स। एक बार एक चीज वापस से पूछना है, जो आपने mg प्लस ma करा है, हाँ। जैसे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, हाँ। जब वो बंदा रॉकेट में बैठा है और उसके mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो mg माइनस ma नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सॉरी ma माइनस mg होना चाहिए, प्लस क्यों है? हाँ, मैं वहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमेशा आपको बताया कि देखो आपके जब रॉकेट पे जैसे ही फोर्स काम करता है, ये क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है अ मैन सिटिंग इन इट फील्स हिज वेट इंक्रीज 5 टाइम्स। वो फील कर रहा है, मतलब ये एक तरह का वर्चुअल फोर्स है, नॉट ए रियल, है ना। वर्चुअल फोर्स है, और वर्चुअल फोर्स को ही आप सूडो फोर्स बोल रहे हो, है ना। 5 हिज ऑन वेट्स, अपने वेट्स का, तो अपना वेट उसका कितना है, अपना वेट उसका टोटल ये है जो कि 5 टाइम्स है, उसका अपने वेट से के ज़्यादा, अपने वेट से इसलिए माइनस करके देखा हमने, तब वो बोला कि वो 5 टाइम्स उसके फील कर रहा है। और mg प्लस ma जो है ये टोटल, मतलब ये चीज वो होगी ना कि जब वो रॉकेट में बैठा है तो रॉकेट में बैठने के बाद उसके ऊपर अपने वेट को छोड़ के जो फोर्स लगती है। हाँ जी। स्फेरिकल कैपेसिटर, अब ये देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये E इक्वल टू, मैं यहाँ पे 0 लिखूँ क्या, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कोई चार्ज नहीं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q, और अंदर में ही उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, अंदर वाले स्फीयर पे, माइनस Q। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और एक गॉसियन सरफेस भी आपको ड्रॉ करनी होती है, जैसा आपको अच्छे से पता है। लेकिन इसके लिए क्यों एक गॉसियन सरफेस होती है, स्फेरिकल के केस में एक गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल का केस है, तो एक गॉसियन सरफेस में व्हाइट वाले कलर से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा। ये हो गया आपका एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इसको मैं एरो से लिख के दिखा देता हूँ कि भाई ये आपका व्हाइट वाला जो है ये गॉसियन सरफेस है। ओके, अब रेडियस भी देखो, इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक की पहले वाली रेडियस, ये स्मॉल ए है, ठीक। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है आपकी 0, राइट। और जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, उस गॉसियन सरफेस का, ये जो व्हाइट वाला गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, इसकी जो रेडियस है वो मैं मान रहा हूँ स्मॉल आर, ग्रीन से, ठीक है। अभी सारा मानते हैं, उसके बाद एक बार आपको जहां डाउट लगेगा आप बताओगे। और जो बड़े वाला रेडियस है उसको भी मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, और बड़े वाले का रेडियस को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि भाई देखो ये एक बड़ा वाला रेडियस ये बन रहा है, ऑरेंज कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इसकी रेडियस है b, ठीक है, ओके। अब ये कुछ पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, वो भी देखेंगे। वो पॉइंट्स क्या है कि ये जो r है, r तो ग्रेटर है ना a से, और r लेस किससे है, ओके, r लेस है b से, बिल्कुल सही बात। और r ग्रेटर जहां पे a से है, ठीक है, वहां पे यहाँ पे a बड़ा है या b बड़ा है, ये सब चीज आपको देखना है। r लेस कहाँ पे होगा a से,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हमने देख लिया, अंदर में भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, ओके। अब आप देखो फ्लक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालनी है, ठीक है। एक पॉइंट आप यहाँ पे, जहाँ पे भी ये पॉइंट ये जो लिया है ना हमने आर, यहाँ पे एक पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ पी, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। हाँ, इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस वन इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। यही तो फॉर्मूला होता है, रेडियस स्मॉल आर है। और गॉस लॉ से क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होता है। तो यहां से E इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिल रहा है आपको, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना है दो सेल के बीच का, ठीक है। देख यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो मुझे देखनी ही होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, बिटवीन टू सेल्स ऑफ स्फीयर, राइट। अब कौन कौन से दो सेल हैं स्फीयर के, वो भी यहीं पे देख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो V इक्वल टू, रिलेशन क्या होता है E और B के बीच के, तो V इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस E dr, बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसको मैं करने जा रहा हूँ इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक। अब देखो जो पोटेंशियल है दो अलग अलग का, अगर मैं फिगर में आके देखूं तो देखो, एक तो ए वाले पे निगेटिव पोटेंशियल है जो रेड कलर से सर्कल किया हुआ है, और बी वाला जो सबसे बाहर वाला है बड़ा वाला, उस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है। इसलिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको ए से बी के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है, पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस जो है dr वो वेक्टर क्वांटिटी है। दिस वन इज इक्वल टू, आप लिखोगे फिर से इंटीग्रेट करोगे a से b E dr, ठीक है। E dr मैंने लिख दिया, क्योंकि देखो क्यों लिखा, क्योंकि E और dr इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। तो ये क्या होगा, दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री की बनेगी, 0 नहीं 180 की बनेगी। वो देखो कैसे, इसको भी समझो आप। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। अच्छा, हाँ सर, समझ गए, दोनों एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बनती है। हाँ, और डिस्टेंस किधर से ऐसा है, हाँ, तो दोनों अपोजिट में तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस भी कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ से। अब E की जो वैल्यू मैंने निकाली है ऊपर में अभी, वो था आपका Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², यही वैल्यू मैंने निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी देखो यहाँ पे निकाला था मैंने, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर ले लो आप, तो v इक्वल टू, मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर कर रहा हूँ,
इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर करना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ तक रखते हैं। क्यू भी बाहर आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो बाहर नहीं कर सकते ना, क्योंकि यही तो वेरिएबल है। तो इसको आप क्या लिखोगे, आर पे पावर -2 लिख दूं मैं, और डी आर बच गया ए से बी के लिए। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा, -1 बाय आर। ए से बी तक के लिए। अब लिमिट आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है ना। आप देखो, अप्लाई करो, -2 + 1 एक्स पे पावर n+1 है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब इसमें लिमिट आप लगा दो तो हो जाएगा 1/a -1/b। आ गया। अब चूंकि ई पॉइंट जो है वो रेडियली इनवर्ड है और डी पॉइंट जो है वो आउटवर्ड है, तो इसके बीच की एंगल मैंने आपको बता ही दी है, माइनस में हो जाता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये तो पोटेंशियल निकल गया आपका, ठीक है। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात हो जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q और V जो आपने निकाला है ये सारा V ही तो है, ये Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a -1/b। हाँ, तो C इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो अपॉन में a b माइनस a, और इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये डेरिवेशन इसकी आ जाती है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, रेडियस r दी हुई है, तो सबसे पहली बात होती है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² के होता है। ये चीज आपको अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई C इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q तो है ही आपके पास और V आपके पास दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। Q और Q कैंसिल हो रहा है आपका, तो C कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस इज R इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बड़े आराम से ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने डिराइव कर लिया है कि, और ये फॉर्मूला ना, यही फॉर्मूला होता है जो एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि अर्थ की कैपेसिटेंस निकालो। बस ऐसे निकल रही है। हाँ, बस अर्थ की कैपेसिटेंस निकालो, जबकि रेडियस तो आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। हाँ, 6400। तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चन रहेगा फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, बस। और हैविंग रेडियस अगर दे दी जाती है, ऐसे नॉलेज में तो है ही आपको रेडियस क्या होता है, तो इस तरह से आप इसकी कैपेसिटेंस, अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तो कनेक्टेड स्फीयर के केस में भी अगर आपका इस तरह से दिया हुआ है तो आपको यही एज्यूम करना है कि यहाँ पे आप देखो, आपका क्वेश्चन आपने जो दिया हुआ है उसमें वायर से इसको कनेक्ट कर रखा है, ए और बी को।
तो ऐसे केस में आपको ये एज्यूम करना है कि जो बड़ा वाला रेडियस है ना, उसी की रेडियस को आपको लेके चलना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपको कुछ नहीं सोचना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नहीं लेना है, बी लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला ही आपका कैपेसिटर के अंदर आएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, जैसे आपने अभी अभी ऊपर वाले में किया था कि इसमें कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमेशा कोशिश करनी है आपको कि बड़ा वाला रेडियस को आपको एज्यूम करना है। कनेक्टेड केस में यहाँ पे जब आप इसको वायर से कनेक्ट कर देते हो तो दो कैपेसिटर की तरह ये ट्रीट कर रहा है, और दोनों को आप सिंपली आप पैरेलल की तरह कनेक्ट करते हैं। जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है ना, वो C1 प्लस C2, बस सिंपली इसको कनेक्ट करके ऐड करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो स्फेयर कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में तो मैंने बात कर ही ली। एक तो कैपेसिटेंस का वैल्यू तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता ही है, और अलग अलग रेडियस के लिए, जैसे एक का रेडियस ए है बड़े वाले का, तो ए लिख लेंगे, और दूसरे का बी है तो बी। बस ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को देखने के साथ ही सॉल्व कर दोगे। बाहर वाले में पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ मैं, अंदर में नेगेटिव दे देता हूँ। इसमें यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज दिखा देता हूँ। अब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती भी आपको दिखेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे मैंने पिछले वाले में भी रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आती हुई दिखेगी, है ना। ये ऐसे इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई दिखेगी। वैसे ही नीचे वाले की सरफेस पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आती हुई आपको दिखेगी। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जानी है वो तो आपको पता चल ही चुका है। और बीच में आपको करना होगा एक गॉसियन सरफेस। तो मैं एक छोटा सा गॉसियन सरफेस यहाँ पे इस तरह से, जैसे आपने उसमें भी लिया था गॉसियन सरफेस के लिए सबका अलग अलग डिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ रफली। तो ये हमारा हो जाएगा एक गॉसियन सरफेस इस तरह का, मैंने ड्रॉ कर दिया एक रफ वे में। तो और जो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी के बारे में मैंने बोला है कि वो लैम्डा होता है। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा आपका, फ्लक्स इक्वल टू क्या लेते हो, Q/ε नॉट, गॉस लॉ से। और देखो आप यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताऊं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो जब बात होती है फ्लक्स की, तो फाई इक्वल टू, इस केस में आप लेते हो E इंटू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RL, जहां की L जो है इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना। 2 पाई RL, क्यों आप 2 पाई RL लेते हो वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ऊपर का जो सरफेस आप देख रहे हो ना, ऊपर के सरफेस की एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होती है, होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेड वाला जो आप देख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल एक तरह से, इस तरह से बोला जाए तो ये एक दूसरे के बीच जो एंगल बनाती है ना, वो 90 डिग्री की बना देती है। तो 90 डिग्री की एंगल बनाने के कारण आप 90 डिग्री के एंगल कहाँ पे बना रही है? यहाँ पे ये जो एरिया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हॉरिजॉन्टली आया हुआ है इस तरफ। तो ये बना रहा है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। तो इसलिए ऊपर वाले सरफेस, ये वाला सरफेस, और नीचे वाले सरफेस के लिए फ्लक्स कुछ नहीं होता, फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि फाई इक्वल टू ई डॉट ds आप लेते हो, तो मतलब ई
ds cos 0 डिग्री cos थीटा होता है, और cos थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री है, इसलिए ऊपर वाले का फ्लक्स कुछ नहीं होगा, नीचे वाले का भी फ्लक्स कुछ नहीं होगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैंने कर्व सरफेस एरिया लेके आपको दिखाया, और मैंने बोला कि भाई 2 पाई RL लेना है आपको, तो फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई RL हो गया। ठीक है? और दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक और देखनी है, ये किसके इक्वल है वो भी देख लो आप। तो ये इक्वल होगा आपका किसके, ये इक्वल माना जाएगा, देखो दिस वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होगा। यहां से ही इस दोनों को जब आप इक्वेट करते हो ना, तभी आप यहां से फ्लक्स का एक फॉर्मूला, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन, आपने स्टडी किया होगा सिलेंड्रिकल वायर के लिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के नाम से जाना जाता है, आप अगर स्टडी किया होगा आपने तो। अब यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, दो सिलेंडर के बीच का, और फिर वही हमेशा की तरह जैसे लास्ट टाइम भी हमने इंटीग्रेट किया था, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस between the two cylinder is V equal to minus E dot dr। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट लगा दिया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक। तो अभी फिर से वही काम करना है, यहाँ पे भी आप, मैं नीचे थोड़ा डायग्राम को स्क्रॉल करना चाहूँगा, और पहले वाले का रेडियस जो मैं मानना चाहूँगा हमेशा की तरह, पहले वाले का रेडियस a, छोटे वाले का, इसका रेडियस a मान लेते हैं, और बड़े वाले की रेडियस को मैं b मान लेता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी होगी, a से b तक के लिए। तो अब इंटीग्रेशन का काम करना है, कैलकुलेशन का काम करना है सिर्फ, तो a से b तक की इंटीग्रेशन करनी है। तो चलिए यहाँ पे आप क्या करो, आपको पता है वहाँ पे कि डायरेक्शन अपोजिट होनी है, तो ई डी आर मैं सीधा लिख रहा हूँ, जैसे पिछली बार मैंने किया था, cos 180 डिग्री बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, तो याद है ना? हाँ। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे उसको बार बार रिपीट नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है, इंटीग्रेशन तो आप a से b तक करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जो निकाला था वो था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू डी आर, और फिर v इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर में निकाल रहा हूँ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर आपका इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है 1 अपॉन r डी आर। a से b तक की इंटीग्रेशन करनी है आपको, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप लिखोगे 1 बाय r को हम लोग लिखते हैं ln r, ln लिखते हैं, तो ln r मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 by r को ln, हाँ log हो जाता है ना, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही 1 by r के लिए करिए, 1 by कुछ भी होगा, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r डी आर ln r होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx log x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log b माइनस log a, ठीक है। तो v इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, इसको b बाय a लिखते हैं हम लोग, b अपॉन a, ठीक है। तो ये तो एक, चलो आपने छोटा सा अभी पोटेंशियल निकाल लिया, और हमेशा की तरह पोटेंशियल निकालने के बाद कैपेसिटेंस निकाल दें, तो उसके लिए आप करते ही हो C इक्वल टू क्यू बाई बी,
तो अगर आप C इक्वल टू क्यू बाई बी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, देखो Q जो होता है वो होता है L इंटू लेमडा, क्योंकि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ताकि जो कैंसिल होना है कैंसिल भी हो जाए। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ln b अपॉन a। तो फाइनली C इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में ln b अपॉन a। ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्मली सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए आ जाता है।